Okay, everyone, let's start with the class today. Today, what are we going to take up? कल मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन वाला चैप्टर करवाया था और प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो आउटपुट होता है ना, इट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट. क्लियर? और आपको पता है कि चार इनपुट्स थे. एक क्या था लैंड, एक क्या था लेबर, एक क्या था कैपिटल और एक क्या था एंटरप्रेन्योर. हाउ मेनी टाइम पीरियड्स वी हैड टेकन अप? हम लोगों ने चार टाइम पीरियड्स लिए थे. सबसे पहला हमारा टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको हम लोग मार्केट पीरियड भी बोल रहे थे. यस. उसके बाद कौन सा पीरियड था? इट वाज अ शॉर्ट पीरियड. उसके बाद क्या था? इट वाज अ लॉन्ग पीरियड. या एंड लास्टली इट वाज नोन एज अ वेरी लॉन्ग पीरियड. और वेरी लॉन्ग पीरियड को हम लोग सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं. या क्या आपको ये सारे टाइम पीरियड्स क्लियर हो गए सबको ना? But a very short period, it was ranging from 1 day to 1 week. ये एक दिन से लेकर एक वीक तक का पीरियड था. 1 day to 1 week. ये सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है. डू रिमेम्बर. शॉर्ट पीरियड जो था, इट वॉज अ पीरियड फ्रॉम 1 week to 1 year. Very good. And long period था 1 year to the period of how many years? 10 years. Is that clear? और इसके बाद जो वेरी लॉन्ग पीरियड था, इट वॉज फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 10 years एंड अबव. वेरी गुड. अब अच्छे इन चार फैक्टर्स को टाइम पीरियड के बेसिस पे डिवाइड किया था और हम लोगों ने क्या देखा था? ना तो हमारे लिए वेरी शॉर्ट पीरियड इंपॉर्टेंट है, ना ही वेरी लॉन्ग. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? शॉर्ट एंड लॉन्ग. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर टाइम पीरियड के बेसिस पे, शॉर्ट पीरियड के बेसिस पे हम लोग ये चार फैक्टर्स को डिवाइड करके इनटू टू ग्रुप्स. एक ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल फैक्टर. और एक कौन सा कहलाता है? फिक्स फैक्टर. पहले तो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का मतलब देख लीजिए. वेरिएबल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो आसानी से बदल जाता है, चाहे शॉर्ट पीरियड है चाहे लॉन्ग पीरियड है. दैट क्लियर? It changes in both the time periods, even it changes in a short period, even changes in the long period. फिक्स फैक्टर कौन सा पीरियड फैक्टर है? ऐसा फैक्टर शॉर्ट पीरियड में नहीं बदलेगा, लेकिन किस टाइम पीरियड में बदलेगा? लॉन्ग पीरियड के अंदर. तो बच्चे लैंड यहाँ पर क्या हो गया? यू नो इट वेरी वेल. इट इज अ फिक्स फैक्टर. व्हाट अबाउट द लेबर? इट इज अ वेरिएबल फैक्टर. लेबर वेरिएबल फैक्टर. कैपिटल कौन सा फैक्टर आ गया? फिक्स फैक्टर आ गया. और एंटरप्रेन्योर कौन सा फैक्टर आ गया? फिक्स फैक्टर. ये चारों फैक्टर्स की डिमार्केशन आ गई. और इनका क्या मतलब है? ये जो लैंड हो गया, जो आपका कैपिटल हो गया और जो आपका एंटरप्रेन्योर, 1, 2 and 3 नंबर वाले वेरिएबल, दे आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, बट दे आर फिक्स्ड इन द लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के लिए ई ले रही हूँ. ये लोग शॉर्ट पीरियड में क्या है? फिक्स है. एंड दे आर वेरिएबल इन विच पीरियड? लॉन्ग पीरियड. चेंजेबल इन द लॉन्ग पीरियड. लेकिन आपका लेबर जो कि आपका फोर्थ फैक्टर है, जो कि लेबर है, दैट इज वेरिएबल इन द शॉर्ट पीरियड एज वेल एज इन द लॉन्ग पीरियड. इज दैट क्लियर और नॉट? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड आपको बताई टू अंडरस्टैंड. व्हाट अबाउट इट? आपको अब इतना क्लैरिटी हो गई कि जो शॉर्ट पीरियड होता है वो लेबर शॉर्ट पीरियड में भी वेरिएबल है और लॉन्ग पीरियड में भी वेरिएबल है. और मैंने आपको इतना बताया था कि यहाँ पर जैसे ही हम लंबे समय में एंटर करते हैं, जो डिफरेंस होता है शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड का, वो बिल्कुल खत्म. और शॉर्ट पीरियड में दूसरी क्या चीज बताई थी? शॉर्ट पीरियड में अगर प्रोडक्शन में बदलाव आएगा तो वो सिर्फ किस फैक्टर के कारण से? लेबर के कारण से. क्योंकि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या है? बाय नेचर फिक्स्ड है. इनमें कोई बदलाव नहीं आता. तो सिर्फ प्रोडक्शन जो शॉर्ट पीरियड है वो बदलेगा, तो सिर्फ किसके कारण से? लेबर के कारण से. यहाँ तक सबको क्लियर था ना? इज दैट क्लियर ना? बच्चे प्रोडक्शन करनी है तो कोई ना कोई हमारे को एक शॉर्ट पीरियड का प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए, कोई ना कोई हमारे को लॉन्ग का चाहिए. इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्शन फंक्शन नाउ. यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया, थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो गया, सो दैट वी कुड मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बच्चा? टेक्निकल रिलेशनशिप. यहाँ पर वर्ड टेक्निकल क्यों यूज किया है? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो और टेक्नोलॉजी का यूज कर हम लोग प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं. इज दैट क्लियर? So what is production function? A technical relation between the physical inputs and the physical outputs.
कौन से इनपुट है? फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर मैंने वर्ड फिजिकल क्यों लिया, क्योंकि कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग अपने प्रोडक्शन को कितने यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट्स लाइक हम लोग क्या कहेंगे? केजी, हम लोग क्या कहेंगे? लीटर्स। एग्जैक्टली। कभी भी प्रोडक्शन को ना रुपीज में एक्सप्रेस नहीं करते। Therefore, remember one thing, very important to remember. It over to the 4G network. Now, let's just try to understand. Physical units से physical units मतलब production को हम लोग kgs और liters में express करते हैं. So do remember one particular point, and what is that to be remembered? It is not a financial aspect. इसका पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके पास नोट्स है ना, पेज नंबर 1 के ऊपर यू वुड बी एबल टू फाइंड इट आउट। ओके बच्चे, लाइट इज देयर नाउ। Now you will be able to get it, you will be able to find it out, particularly that it is only which aspect? It is only a financial aspect, not a financial aspect. ये कोई भी financial aspect नहीं है। You should be remembering this particular point. Is that clear? फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग प्रोडक्शन को किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? पैसे के अंदर। बट रिमेंबर, प्रोडक्शन कभी भी पैसे में एक्सप्रेस नहीं होता, केजीज में या लीटर्स में, फिजिकल यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है। तभी हम यहाँ पर इसको एक फिजिकल रिलेशनशिप मानते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दैट्स व्हाई यू गॉट टू बी क्लियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। तभी आई एम टेकिंग अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक विद यू पीपल। Now बच्चे रिमेंबर, जब भी मैं प्रोडक्शन की बात करूंगी तो प्रोडक्शन यहाँ पर क्या चीज है? ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ फिजिकल एस्पेक्ट। और कभी भी जब आप प्रोडक्शन लोगे तो अब आप लोग यहाँ पर दो चीजों को यूज करोगे जिसको हम assumptions बोलते हैं। एंड व्हाट आर दीज assumptions? सबसे पहली assumption क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो क्या है? कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ assumptions. What are these assumptions? First assumption, technology is constant. आपको पता है ना, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड दोनों में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी कब चेंज होगी? वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर। इज दैट क्लियर? तो हम तो देखते ही सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड को है, हमें ना तो वेरी शॉर्ट देखना है ना ही वेरी लॉन्ग देखना है। तो इसीलिए क्योंकि अब हम शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड कर रहे हैं, तभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा क्या है? प्रोड्यूसर tries to produce maximum output at a least cost. वो हमेशा मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहता है, किस खर्चे के ऊपर? लीस्ट कॉस्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर और नॉट? हमेशा क्या करेगा? वो मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर? लीस्ट कॉस्ट के ऊपर। इज दैट क्लियर? बट नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग करेंगे, दैट इज व्हाट? प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को यूज करेगा, एंड ही सेज दैट ओनली two factors of production can be used to carry out production. To carry out production. Is that clear? अगर आपको प्रोडक्शन को कैरी आउट करना है तो आप सिर्फ दो ही फैक्टर्स को यूज कर प्रोडक्शन को कैरी आउट कर सकते हो। हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स को यूज कर प्रोडक्शन को कैरी आउट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स अगर यूज होंगे तो इतने फैक्टर्स तो हमारे को चाहिए ही नहीं ना। या तो हम लोग लैंड और कैपिटल को यूज कर सकते हैं, या लेबर को, या किसी और, मतलब चारों फैक्टर्स को नहीं कर सकते, दो ही फैक्टर्स को कर सकते हैं। और इसमें भी उसने एक ट्विस्ट डाल दिया। एंड व्हाट इज दैट ट्विस्ट? कि अगर एक प्रोड्यूसर दो फैक्टर्स को यूज करता है तो 3 कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं। इनमें से जो कॉम्बिनेशन बेस्ट सूटेड है ना वो चूज कर ले, क्योंकि एक फैक्टर बाय नेचर फिक्स होना चाहिए और एक फैक्टर बाय नेचर वेरिएबल होना चाहिए। या लेट्स सी टू इट, ये 3 कॉम्बिनेशंस कौन से आ गए? आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर एक वेरिएबल फैक्टर है तो लेबर तो हमेशा ही होगा। इज दैट क्लियर? लेबर, 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 क्योंकि एक ही तो फैक्टर हमारा वेरिएबल था।
और फिक्स्ड फैक्टर में अगर आप कैपिटल यूज कर रहे हो तो आप बाकी फैक्टर्स को यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग लैंड को यूज कर रहे हो तो आप बाकी सिक्स फैक्टर्स को यूज नहीं कर सकते। और तीसरा, अगर एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बाकी फैक्टर्स को यूज नहीं करेगा टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। मतलब एक फैक्टर हमेशा बाय नेचर फिक्स होगा और एक फैक्टर बाय नेचर वेरिएबल होगा। तो तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं, इन तीनों में से जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट सूटेड है, चूज दैट कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? इससे पता है क्या होगा, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो ये रिसोर्सेज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका कम यूज होगा। इज दैट क्लियर? क्यों एक प्रोड्यूसर ने सोचा कि उसने सिर्फ दो ही फैक्टर्स को यूज करना है प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए? बिकॉज वो अपनी मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ इनपुट को यूज करना चाहता था। इज दैट क्लियर? क्योंकि ही वांटेड टू यूज मिनिमम क्वांटिटी ऑफ दोनों फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? आई रिपीट टिल हियर वंस अगेन। प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा रिलेशन होता है बच्चे? टेक्निकल रिलेशनशिप। रिमेंबर, इट इज नॉट अ फिजिकल रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? Physical relation, sorry, it is a technical relationship, it is a physical relationship, it is not a financial or a mathematical relationship. ये क्वेश्चन आ जाता है तभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ना तो ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, ना ही ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इज दैट क्लियर? ना ही इट इज अ फाइनेंशियल रिलेशन, ना ही इट इज अ मैथमेटिकल एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? So what is production? Technical relation between physical inputs and physical output. Now what is the see to it? Assumptions. Technology हमेशा क्या रहेगी? Constant. Production, a producer tries to produce maximum output किस कॉस्ट के ऊपर? लीस्ट कॉस्ट के ऊपर। तीसरा, सिर्फ दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर सकते हो प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए, और ये दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? एक फैक्टर बाय नेचर फिक्स और एक फैक्टर बाय नेचर वेरिएबल। So that's why we have capital and labor, land and labor, entrepreneur and labor. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and let me know. सबको क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन बच्चे? वेरी गुड। इफ दिस पॉइंट इज क्लियर वी कैन मूव अहेड नाउ। अब बच्चे यहाँ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कितनी तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है? टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट आर दे? अगर आप अपने नोट्स देखोगे, एक कहलाएगा वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। याद, वेरी गुड। एक वेरिएबल है और दूसरा क्या है? कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल आ गया वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, और जहां पर कांस्टेंट आ गया वहां पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है? लॉन्ग रन। इसको हम लोग शॉर्ट रन और इसको लॉन्ग रन क्यों बोलते हैं? आई बी क्लियरिंग दैट अप। लेकिन पहले आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया कि इट इज इन द केस ऑफ शॉर्ट पीरियड, इट इज इन द केस ऑफ लॉन्ग पीरियड। तो बच्चे आपके दिमाग में आया शॉर्ट पीरियड में, तो सेकंड पॉइंट देखना, प्रोडक्शन सिर्फ एक ही फैक्टर के कारण बदलेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स के कारण बदलेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन है तो प्रोडक्शन किसके कारण से बदल रहा है? इट इज चेंजिंग ओनली ड्यू टू लेबर। लेबर के कारण से प्रोडक्शन में बदलाव आ रहा है। जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट प्रोडक्शन के अंदर नो डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, इसीलिए प्रोडक्शन इज चेंजिंग ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? क्या ये तीन पॉइंट सबको क्लियर हो गए? लेट मी मूव टू द फोर्थ पॉइंट। अगर आप फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हो तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बताता है? योर प्रोडक्शन कैपेसिटी। बच्चे, डू यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योर प्रोडक्शन कैपेसिटी? कल भी मैंने बताया था आपकी क्षमता। प्रोडक्शन कैपेसिटी को कभी भी शॉर्ट पीरियड में बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम किस समय में बदल सकते हैं बच्चे? हरी अप एंड लेट मी नो। ओनली इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। यस, ओनली इन द केस ऑफ लॉन्ग रन। आप लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप लोग क्या नाम से भी बुला सकते हो? यू कैन ऑल्सो कॉल इट योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? So production capacity can be changed only in the long run, not in the short run. But you now just try to understand. In the short period ना, हमारा जो डिमांड होता है ना, that sorry, supply plays an active role. Is that clear? Sorry, demand plays an active role. ये वाला पॉइंट मैं क्लियर करूंगी जब मैं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करवाऊंगी।
लेकिन जो लंबा समय होता है ना, वहाँ पे दोनों डिमांड और सप्लाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे हाउ, प्लीज इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दो। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात करेंगे बच्चे, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो हम लोग शॉर्ट रन पता है क्यों बोलते हैं, वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वन फैक्टर क्या है, फिक्स। वेरी गुड। और दूसरा फैक्टर क्या है, वेरिएबल। हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन, आप कौन सा चूज करना चाहोगे तुषार? लैंड लेबर लोगे, कैपिटल लेबर लोगे, या एंटरप्रेन्योर लोगे? लेबर लोगे। हरी अप एंड टेल मी। आई चूज, ओके लैंड एंड लेबर ले लेते हैं, वो सबसे आसान है। तो एक फैक्टर तो लैंड है जो फिक्स्ड है, और एक वेरिएबल हो गया, जो कौन सा हो गया, लेबर हो गया। इज दैट क्लियर? जस्ट राइट टू वन 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 वन। एक जमीन के टुकड़े के ऊपर एक यूनिट लेबर लगा दिया, फिर दो लगा दिया, फिर तीन लगा दिया, फिर चार लगा दिया, फिर पांच लगा दिया। So all the labor is employed on one fixed factor. तो इसकी रेशियोज क्या चलकर आ गई, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। अब बच्चे ये चीज पे ध्यान रखना। What about factor ratios? Factor ratios in the short run आर वेरिएबल। क्या है फैक्टर रेशियोज, यहाँ पे वेरिएबल है, चेंजेबल है। ये देखो चेंज कर रही है ना, क्योंकि फैक्टर रेशियोज चेंज कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं बच्चे इस कारण से, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन। नीचे एक नोट भी दे रखा है, अगर आप अपने इसी टेबल के नीचे वो नोट देखोगे ना, तो नोट we call shortened production function as variable production function because factor ratios are variable। क्योंकि हमारी factor ratios क्या है बच्चे, variable है। Is that clear? क्योंकि factor ratios variable है, that's why we call it a variable production function। Is that clear to all of you? Any problem to anyone? Now let me see diagram कैसे बनेगा। वैसे हमें diagram चाहिए ही यहाँ पर, but still I am telling it to you। y axis, x axis, y axis पे मेरे पास क्या आ गया बच्चे, लैंड आ गया, और x axis पे मेरे पास क्या चीज आ गई, इट इज लेबर। आपको पता है लेबर बदल रहा है, लेकिन लैंड उतने का उतना ही है। so this is a variable production function। इज दैट क्लियर? लैंड उतने का उतना ही, वन, लेबर पहले वन हो गई, फिर लेबर टू हो गई, फिर लेबर के यूनिट थ्री, फिर लेबर के फोर। तो रेशियोज क्या आ गई, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। इज दैट क्लियर? तभी ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि फैक्टर रेशियोज क्या है, वेरिएबल है। नाउ बच्चे लेट्स सी, अब आप लोग लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को कांस्टेंट क्यों बोलते हो? क्योंकि अब सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लुक हियर। अब लॉन्ग रन है, और लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। वी का मतलब वेरिएबल। ये आ गया लैंड, ये आ गया लेबर, और ये आ गया आपके रेशियो। जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट। अब लैंड 1, 2, 3, 4, 5। Is that clear? Labor 2, 4, 6, 8, 10। रेशियो क्या निकल कर आ जाएगी, 1:2, 2:4 which is equal to 1:2, 3:6 which is equal to 1:2, 4:8 this is equal to what, 1:2, 5:10 which is equal to 1:2। रेशियोज हर जगह क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। एक ही रेशियो में हम लोग लैंड और लेबर को यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल इन नेचर है। क्योंकि यहाँ पे फैक्टर रेशियोज वेरिएबल है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कांस्टेंट, सॉरी फैक्टर रेशियोज कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चे व्हाट आर द फैक्टर रेशियोज, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। सारे के सारी फैक्टर रेशियो सेम है। तो फैक्टर रेशियो सेम का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर रेशियोज आर कांस्टेंट, वी कॉल इट कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। I hope it is clear to you.
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या आपको डिफरेंसेस शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड के क्लियर हो गए बच्चे? हरी अप नाउ, व्हाट इज द वेरी गुड, व्हाट इज द थ्योरी दैट वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप? शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट रन दोनों बच्चे हम लोग दो तरह की थ्योरीज करेंगे, क्लासिकल और मॉडर्न व्यू पॉइंट। क्लासिकल के अंदर तो हमारे पास तीन फेजेस आएंगी और मॉडर्न थ्योरी होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली। और लॉन्ग रन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में करना है, पहले फैक्टर्स की नॉलेज, फिर शॉर्ट रन की थ्योरी, फिर लॉन्ग रन की। अब दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ शॉर्ट रन थ्योरी नाउ, एग्जैक्टली। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब आप इसका कर्व भी देख लीजिए कैसे बनेगा। कैन एनीवन टेल मी रेशियो कांस्टेंट में तो कर्व कैसा बनना चाहिए? हरी आप। वेरी गुड, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री एंगल, ये कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व है, एग्जैक्टली। क्योंकि रेशियो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन टिल हियर? सबको यहाँ तक क्लियर हो गया डिफरेंसेस के साथ? आज बच्चे क्लास अगर खत्म हो जाएगी तो प्लीज रीजॉइन कर लेना, एग्जैक्टली। ना बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब आप लोगों को याद है मैंने बेस क्लास ली थी और उसमें मैंने एटीएम करवाया था? एवरीबॉडी डू रिमेम्बर रिगार्डिंग एटीएम? कि भूल गए? एटीएम का क्या मतलब होता है? इट इज ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। वेरी गुड, इट इज एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल। इकोनॉमिक्स में हमारे लिए क्या है? नॉट ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन, इट इज एवरेज, टोटल एंड मार्जिनल। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बताया था हमारी अलग अलग टी शर्ट्स होती हैं लेकिन हम बेसिकली तो सेम ही रहते हैं ना। तो इसी तरह से आज का जो हमारा नया टी शर्ट है जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी टू इट। मैंने आपको ए, टी और एम बताया था। ए का मतलब क्या था? एवरेज, इज दैट क्लियर? ठीक है। टी का मतलब क्या था? टोटल। और एम का मतलब क्या था? मार्जिनल, इज दैट क्लियर? यस। अब मैं एवरेज के साथ लगा दूंगी पी, तो ये क्या बन जाएगा? हरी अप एंड टेल मी। एवरेज के साथ पी लगा दूंगी, वेरी गुड, एवरेज प्रोडक्शन, राइट। अब मैं टी के साथ पी लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्शन। और अगर मैं एम के साथ भी पी लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्शन। वेरी गुड। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मैंने क्या बताया था? आप लोगों को तीन ट्रांजेक्शन याद रखनी है। ए से हम टी पे जाएंगे, टी से हम मार्जिनल पे। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, ए से आप किस पे जाओगे? टी पे, और टी से किस पे जाओगे? एम पे। अब दोबारा से देखो, एम अगर पता है तो टी पे जाओगे और टी से किस पे जाओगे? ए पे, एग्जैक्टली। और तीसरा क्या है? अगर टोटल पता है, चाहे एवरेज कैलकुलेट कर लो चाहे मार्जिनल, एग्जैक्टली। अब बेस फॉर्मूलाज भी चेक कर लेते हैं ताकि हम लोग ये फॉर्मूलाज को यहाँ पर लगा सकें। बेस फॉर्मूलाज में मैंने आपको बताया था एवरेज का बेस फॉर्मूला क्या होता है? T, that is total divided by units. Is that not delta? No, no, not delta units. Total divided by units. Delta marginal में यूज होगा, do remember. सेकेंड, टोटल को ढूंढने के दो फॉर्मूला हैं क्योंकि टोटल एवरेज से भी ढूंढा जा सकता है, मार्जिनल से। तो एवरेज इनटू यूनिट्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल। और अब टोटल का एक और फॉर्मूला था, इट वाज समेशन ऑफ एम, इज दैट क्लियर? अब थर्ड देख लो, एम आ गया आपके पास। एम को ढूंढने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहले सुनो, एम इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी आ जाए वो क्या होता है? एम इज अ रेट ऑफ चेंज, एम इज स्लोप ऑफ टी, एम इज स्लोप ऑफ टी। एम किसका स्लोप है बच्चे? टी का स्लोप है। दूसरा, m इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला पे आएंगे, ये तो m के लिए की पॉइंट थे फॉर्मूला। m इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस वन। वेरी गुड। टी एन का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट, एंड दिस इज प्रीवियस टी। अब एक और फॉर्मूला हो गया, m इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट, और ये किसको एक्सप्रेस करे? स्लोप को, रेट ऑफ चेंज को, इज दैट क्लियर?
और ये वाला फॉर्मूला मैंने तब बताया था, तभी यूज होगा अगर गैप यूनिट्स में एक से ज्यादा है तो। ये आपका बेस था। यस, अब हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? मतलब सारे यूनिट्स दे रखे हैं, उन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज का मतलब वेरी गुड, इट इज नोन एज, ओके, प्रोडक्शन है, शॉर्ट पीरियड कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में आप प्रोडक्शन किससे करते हो बच्चे? लेबर को यूज करके करते हो। तो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? इट इज अ पर यूनिट प्रोडक्शन। एक यूनिट ऑफ लेबर कितने यूनिट को प्रोड्यूस करेगा इज नोन एज एवरेज प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतना फिर अब लिखा नहीं जाएगा, आपके पास नोट्स में डेफिनेशन है, तो यू शुड बी जस्ट चेकिंग इट आउट। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन? एवरेज प्रोडक्शन को बच्चे एक और चीज, एपी है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट सी टू इट, ए देन इट इज पी देन इट इज अगेन पी। इज दैट क्लियर? आप कहोगे मैम तो पेन चेंज कर करके लिखी जा रही है। ए का मतलब एवरेज, पी का मतलब फिजिकल, रेड वाला पी का मतलब क्या होता है? फिजिकल, क्योंकि प्रोडक्शन किसमें एक्सप्रेस होती है? फिजिकल यूनिट में। और इस पी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इस पी का क्या मतलब है? प्रोडक्शन। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? हरी अप एंड लेट मी नो यस और नो। यस, गुड। टीपी को आप कैसे लिख सकते हो? टीपी इज ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस ओनली बच्चे। सबसे पहले तो टी लिखा जाएगा, फिर आ जाएगा, अब मैं रेड की जगह ग्रीन पे यूज कर रही हूँ, रेड में कम हो गई है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? पी। पी का मतलब क्या है? टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। क्लियर? पी जो सेंटर में लग रहा है ना, उसका मतलब फिजिकल होता है, क्योंकि प्रोडक्शन फिजिकल यूनिट में प्रोड्यूस होता है। ऐसी एम, then it is again P, then it is again P. Marginal physical production. Is that clear? I repeat it. Average physical production, total physical production, marginal physical production. Is that clear? अब हम यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज को चेकआउट कर लेते हैं, so that the formulas are clear. First formula and meaning, average physical production, per unit production, एक यूनिट ऑफ लेबर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? तो एपीपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपीपी डिवाइडेड बाय यूनिट। इज दैट क्लियर? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स किसके हैं? लेबर के हैं। अब आप प्रोड्यूसर थ्योरी कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर थ्योरी में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस आप किसको यूज कर रहे हो? लेबर को यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? बच्चे जब टाइम एक आधा मिनट रह जाएगा मुझे पहले बता देना, मैं पहले ही बंद कर दूंगी एंड वील रीजॉइन अगेन। ओके, सेकंड यहाँ पर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। यहाँ पर आ गया, अब आपके पास कौन सा आ गया? टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। टीपी को कैलकुलेट करने का दो तरीका था, यू नो इट वेरी वेल। टीपीपी इज इक्वल टू एपीपी इनटू यूनिट्स। It is the total units of output produced in an economy using all the variable factors of production. सारे के सारे जो भी हम लोगों ने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है using all the variable of factors of production is known as total physical product. Is that clear? Now एक और मतलब होता है, it is a total return of output. TPP is equal to what? TPP is equal to APP into units. यहाँ कर एक और फॉर्मूला होता है, टीपीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमटी, और मैंने आपको टीपीपी का फुल फॉर्म बताया था, इट इज द टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यू आल्सो कॉल इट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कौन सा फैक्टर? द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो रिटर्न आता है, दैट इज नोन एज द टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। अब बच्चे लेट्स सी द थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एमपीपी। अगर आप एमपीपी के बेसिस पे चेकआउट करो तो एमपी इज इक्वल टू व्हाट? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। व्हाट इज टीपीएन? आप सबको पता है ये कौन सा यूनिट होता है? प्रेजेंट यूनिट होता है। एंड व्हाट इज एन माइनस 1? टीपीएन माइनस 1 इज नोन एज अ प्रीवियस यूनिट। कौन सा यूनिट है बच्चे? प्रीवियस यूनिट है। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? ना, यहाँ पर ये मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू अर्लियर कि व्हाट इज एन? प्रेजेंट, एंड एन माइनस 1 प्रीवियस।
प्रीवियस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एमपी का एक और फॉर्मूला होता है एंड दैट इज व्हाट, रिमेंबर एमपी इज अ स्लोप ऑफ टीपी, इज अ स्लोप ऑफ टीपी। ये बिल्कुल याद रखना है कि एमपी किसका स्लोप होता है, टीपी का स्लोप होता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपी बीइंग अ स्लोप बच्चे? इट इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। इज दैट क्लियर? क्या फॉर्मूला है एमपी का? डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। यहाँ पर डेल्टा टीपी का क्या मतलब होगा? जो वाई एक्सिस पे टीपी है उसके दो लेवल के बीच में डिफरेंस, और डेल्टा एल एक्स एक्सिस पे लेबर है, लेबर की दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो इन ऑल कितने फॉर्मूलाज हो गए? 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? So five formulas, five formulas to use करके we have to calculate the numericals. Is that clear to all of you? और अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट वैसे इतना तो आता नहीं है न्यूमेरिकल, हाँ, बट स्टिल फिर भी आ जाता है, तो यू शुड बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट योर न्यूमेरिकल्स आल्सो. We will just take a small example so that the whole of a point is clear to you. यहाँ पे जरा बोर्ड के ऊपर देख लीजिए, जैसे यूटिलिटी के अंदर किया था सेम तरीका यहाँ पर भी कैलकुलेट करने का है. यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है? दिस इज एमपी 10 8 6 4 2 0 -2. क्या आप टीपी कैलकुलेट कर सकते हो सारे के सारे? हरी अप एंड लेट मी नो. कैन यू कैलकुलेट टीपी हियर एवरीवन? Yes, it's very easy to calculate. 10 10 plus 8 18, 18 plus 6 24, 28 here, 30 30, and this is 28. Now, can anyone calculate average production? कोई average production calculate कर सकता है? Very easy to calculate. TP divided by L. This is 10 here, 18 divided by 2 9 here, 24 divided by 3 8 here, 28 divided by 4 7 here, 30 divided by 5 6 here, 30 divided by 6 it is 5 here, 28 divided by 7 it is 4 here. क्या आपको ये समझ कैलकुलेट करना है? आपको टीपी की वैल्यू दे रखी है, तो आप कैसे कैलकुलेट? स्पीकिंग एंड स्पीकिंग. T2 है. हमारे को ये पता लग गया अगर टीपी से आपको एमपी कैलकुलेट करना है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एमपी. आपको ये 3 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है, एवरेज से टोटल और टोटल से मार्जिनल. अगर मार्जिनल की वैल्यू पता है तो पहले टोटल, फिर टोटल से एवरेज, और अगर टोटल की पता है चाहे एवरेज चाहे मार्जिनल. इज दैट क्लियर? यस और नो? हरी अप, बी इंटरैक्टिव, तभी पता लगेगा कि हाँ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ बच्चे इन ऑल रिमेंबर ये 5 फॉर्मूलाज हैं जिसको हमने समझ के करना है. एपी किसके बराबर हो गया? टीपी डिवाइडेड बाय एल के. टीपी किसके बराबर है? एपी इंटू एल के. टीपी किसके बराबर है? समेशन ऑफ एमपी. एमपी किसके बराबर है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1. एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल. और ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब गैप यूनिट्स में एक से ज्यादा है. इज दैट क्लियर? गैप यूनिट्स में कितना बचे? गैप यूनिट्स में एक से ज्यादा है, then we would be just using that system. Is that clear? Now let's just try to understand all these points are clear. Numericals आप easily calculate कर सकते हो. अभी के लिए आपके लिए यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एमपी किसका स्लोप है? एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी. इज दैट क्लियर? क्या ये पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया? एमपी किसका स्लोप है बच्चे? एमपी इज द स्लोप ऑफ टीपी. Now I am just going to particularly rub this thing and we are going to start with a new thing. बच्चे मैंने आप लोगों को ना ये बताया था कि M के ना 5 रोल होते हैं. Do you remember that 5 roles of M? Everyone? M के 5 रोल होते हैं. M के कौन कौन से रोल्स होते हैं? M क्या क्या कर सकता है? हरी अप एंड लेट मी नो. क्योंकि अब हमने थ्योरी शुरू कर. वेरी गुड. नो, पहले तो हम लोग पॉजिटिव. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब उसी सारे 5 कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे. दैट क्लियर? मैंने आपको किसका रिलेशन करवाना है? लास्ट पेज पे देखना, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी. अपने नोट्स में नॉट लास्ट पेज, जो आपका शॉर्ट रन है ना उसका लास्ट
पे चेकआउट करना। दैट क्लियर? हम यहाँ पर ये कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे फर्स्ट यहाँ पर आपको सबको पता है कि समेशन ऑफ एमपी इज ऑलवेज इक्वल टू टीपी, मतलब आपका टीपी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एमपी। टीपी किससे कैलकुलेट होता है बच्चे? एमपी। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टीपी। एमपी किससे कैलकुलेट होता है बच्चे? टीपी से। तो आपके पास नोट्स है ना, तो एमपी का फॉर्मूला क्या आ गया? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। Is that clear? What is MP? TPN minus TPN minus 1. Is that clear? Now, let's see the third यहाँ पर. What's the third point? If MP is increasing, right? TP को क्या होगा बच्चे? T क्या करेगा? Increases at very good increasing rate. Issue है, it would be okay. So you should be clear regarding this concept and what is that. कि अगर आप लोगों का MP increasing है, तो TP क्या करेगा? Increases at which rate? Increasing rate. TP always increases at an increasing rate. तो यहाँ पर देखें, ये भूलना नहीं है। अगर MP increasing है, तो TP increases, लेकिन कौन से रेट से? Increasing rate से। Let's try to understand. यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर आ गया 1 2 3 4 5। Is that clear? यहाँ पे MP आ गया, MP इंक्रीजिंग है 2 3 4 5 6। क्या आप TP कैलकुलेट कर सकते हो हर कोई? फर्स्ट पॉइंट पे कितना आ गया? 2 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5 5 प्लस 4 कितना आ गया? 9 9 प्लस 5 कितना आ गया? 14 14 प्लस 6 कितना आ गया? 20। मुझे याद है ये जब मैंने आपको M और T का रिलेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया भी था, अगर M इंक्रीज करेगा तो T हमेशा इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से। मैंने इनकी कर्व्स भी बताए थे आपको। पहले हम T कर्व देखेंगे, फिर हम लोग M का कर्व देखेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनीवन कैन टेल मी T कर्व कैसे बनने वाला है? हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। याद है ना आप लोगों को, आपके इकोनॉमिक्स में 3 एंगल्स का इंपॉर्टेंस है, 45, ग्रेटर देन 45 एंड देन इट इज पर्टिकुलरली लेस देन 45। इज दैट क्लियर? ये 3 एंगल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, so you should be remembering this particular portion. अब यहाँ पर क्योंकि T is increasing at an increasing rate, always remember upward sloping बनेगा, लेकिन झुकाव किस एक्सिस की तरफ होगा? Y एक्सिस। तो TP is upward sloping, ये याद रखना है, increasing at an increasing rate, right? Second point, more inclined towards which axis? More inclined towards y axis. और एक और पॉइंट था, makes which degree angle? Makes greater than 45 degree angle. Greater than कौन सा डिग्री एंगल आ जाता है? 45 डिग्री एंगल आ जाता है। Is that clear? Now, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब एमपी का बता दो कैसे बनेगा बच्चे? एमपी इज सिंपली विद साइड स्लोपिंग अपवर्ड। एमपी अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग। क्या सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो आपको ये पता लग गया कि अगर एमपी इंक्रीजिंग है तो टीपी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। तो टीपी अपवर्ड स्लोपिंग है, more inclined towards which axis? OY axis, making which degree angle greater than 45 degree angle. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हरी अप एंड लेट मी नो, यस और नो? यस बच्चे, वेरी गुड। क्या बोर्ड क्लियर नहीं है बच्चे? ऐसे बियर करना पड़ेगा, मैं इसकी फोटो बाद में लेकर भेज दूंगी आपको। Okay, now just try to understand. That point is very much clear to you now. Now we have to move ahead. And the next point that the people are going to take up is particularly what?
कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट लेने जा रहे हैं, और सेकंड पॉइंट क्या है कि एमपी क्या है, अब आपका कांस्टेंट है। व्हाट इज एमपी? फोर्थ पॉइंट, सॉरी, इफ एमपी इज कांस्टेंट, what is going to happen? TP increases at with constant rate. Very good. तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना बच्चे, my mic is just going to be off now, क्योंकि इसमें एक तो ऑलरेडी हो चुका है, ये भी होने वाला है, तो ये फटाफट करवा के I'll be putting off the class. Units आ गया 1, 2, 3, 4, 5. Is that clear? M आ गया 2, 2, 2, 2, 2 in all the cases. Is that clear? T क्या आ गया? Summation of M. This is MP, this is TP. So what will happen? बच्चे मेरी आवाज ऐसे आ रही है क्या? क्लियर सबको? Is my voice clear to all of you? Okay, then it is fine. I'll take it like this only. अब आपको क्या पता लग गया यहाँ पर? This is 2. 2 plus 2 कितना आ गया? 4. 4 plus 2 कितना आ गया? 6. 6 plus 2 कितना आ गया? 8. और 8 plus 2 कितना आ गया? It is 10. So यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपका जो TP है ना, it is increasing at which rate? Increasing at a constant rate. Is that clear? और आप लोगों को ये चीज पता है, अगर कोई भी कर्व इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, इट मेक्स व्हिच डिग्री एंगल? कैन एनीवन टेल मी? हरी अप। यस, इट मेक्स अ 45 डिग्री एंगल। ये 45 डिग्री एंगल y एक्सिस, x एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? mp आ गया। यहाँ पे मेरे पास यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सॉरी नॉट x, इट इज TP। TP मेरा इंक्रीज कर रहा है किस रेट से? कांस्टेंट रेट से, मेकिंग अ 45 डिग्री एंगल। So TP is upward sloping, making 45 डिग्री एंगल। ये कर्व्स याद रखनी है क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट TP बच्चे? MP ना, MP is going to be parallel to which axis? MP is going to be parallel to OX axis. Yeah. आ गया y, ये आ गया x, this is your point of origin. यहाँ पर मेरे पास MP है, MP is horizontal. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? Horizontal, parallel to OX axis. Is that clear? ये कौन सा आ गया? This is the units of variable. क्या आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यहाँ पे ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है? I repeat all these 4 points and I'll take the last point as well. Let's see to it. Relation जब आप TP और MP में करते हो, तो what is it? Summation of MP किसके बराबर आ गया? TP के बराबर। MP is equal to TPN minus TPN minus 1. थर्ड इज अगर MP इंक्रीज कर रहा है तो TP भी इंक्रीज करेगा किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व्स के लिए मैंने ये पॉइंट्स ही बना दिए। TP एक तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इट इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, यू नो इट वेरी वेल, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हिच एक्सिस? ओ y एक्सिस। कौन सा डिग्री एंगल बनाएगा? 45 ग्रेटर देन 45। इज दैट क्लियर? और MP क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, if MP is upward sloping then TP is more inclined towards y axis, more inclined towards x axis, it is increasing at an increasing rate, both A and C. कौन सी ऑप्शन है? हरी अप एंड लेट मी नो। कौन सी ऑप्शन आएगी? यस, बोथ A and C आएगा कि TP अपवर्ड स्लोपिंग भी होगा, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स y एक्सिस, और इंक्रीज भी करेगा इंक्रीजिंग रेट से। नाउ बच्चे लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। इफ MP इज कांस्टेंट, अगर MP कांस्टेंट है तो TP क्या करेगा? इंक्रीज करेगा किस रेट से बच्चे? कांस्टेंट रेट से। तो TP का कर्व किस डिग्री एंगल का बन गया? 45 डिग्री एंगल का अपवर्ड स्लोपिंग, और MP क्या बन गया? पैरेलल टू OX एक्सिस। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, if MP is horizontal, what happens to TP? आपको सही ऑप्शन पे आंसर करना पड़ेगा। TP is increasing at a constant rate. TP is making a 45 degree angle. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and let me know. सबको समझ आता है? Yeah.
नाउ आई टेक अप द लास्ट पॉइंट बच्चे। लास्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है और फिफ्थ पॉइंट हमारे को क्या बता रहा है? Should I have not taken a screenshot? चलो उसमें से ले लूंगी। Now मुझे just try to understand. Sixth point. When I take up a sixth point, which is a sorry, fifth point, what is it? If MP is diminishing, ये इकट्ठी डायग्राम बनेगी और बताओ क्या करेगा? TP increases at which rate? अब सिक्स पॉइंट आ जाएगा। इफ एमपी इज जीरो, एमपी जीरो है, प्रोडक्टिविटी में लेबर की कोई, वेरी गुड, टीपी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब सेवेंथ पॉइंट आ जाएगा। इफ एमपी इज नेगेटिव, अगर एमपी नेगेटिव चला गया तो टीपी स्टार्ट। Now, Bache, let's see to it what is important. These 3 points are important. Plus, TP के कर्व की शेप कैसी होगी, MP के कर्व की शेप कैसी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे बनेंगे। रिमेंबर, आपके लेवल के लिए डायग्राम इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट समझने के लिए टॉपिक को हमें डायग्राम चाहिए। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पर टीपी आ गया, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ विच फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आ गया और यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये एमपी आ गया। क्लियर और नॉट? यस। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड टीपी। हमारा टीपी इज इंक्रीजिंग एट विच रेट? डिमिनिशिंग। कोई भी कर्व जब इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हिच एक्सिस? हरी आप, OX axis, then reaches here at its maximum and constant, finally starts to what? Diminish. ये एक inverted U curve आ गया। कौन सा कर्व निकल कर आ गया बच्चे? Inverted U curve आ गया। Everybody please check it out. यहाँ पे TP क्या है? Maximum and constant. I just try to understand what is your MP curve now. MP curve इस तरीके का कर्व है। This is MP. पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर इस पोर्शन को देखो, इस लाइन से इधर इधर, इस लाइन से इधर इधर जब आप देखते हो तो आप यहाँ पर TP is increasing at a diminishing rate. More inclined towards which axis है? Hurry up and tell me. More inclined towards OY या OX? Hurry up. It is more inclined towards OY axis or OX axis? Everybody, it is more inclined towards which axis? More inclined towards X axis. बच्चे बताओ कहाँ पर inclined है? More inclined towards X axis, less than 45 degree angle. कौन सा डिग्री एंगल बनाते हैं बच्चे? Less than 45 degree angle. Is that clear? Very important point. Less than 45 degree angle. Now बच्चे just see to it what happens here. आपका जो ये MP है ना, MP is positive but diminishing. तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि so long as MP is diminishing, is it positive or negative? आप क्या कहोगे? पॉजिटिव है। और TP क्या करेगा? इंक्रीज करेगा किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। अब बच्चे यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर और बिल्कुल इस लाइन के ऊपर देखो, यहाँ पे MP is equal to 0। जैसे ही MP 0 पे है, TP कहाँ पे आ गया? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। Is that clear? Now, let's see here. जब MP आपका नेगेटिव चला गया, तब यहाँ पे देखो TP को क्या असर होगा? TP starts falling.
टीपी कब फॉल करना शुरू करती है? जब एमपी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो बच्चे क्या आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? हरी अप एंड लेट मी नो। हरी अप। Okay, Rachit. Okay, everybody is clear with these points now. If you are clear with these points, बच्चे ये points हमारे को आगे क्लासिकल अप्रोच करने में बहुत हेल्प करेंगे और जब हम इन सारी डायग्राम्स को इकट्ठे जोड़ देंगे ना तब जाके हमारे को एक नया लॉ मिलता है, मॉडर्न लॉ, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आज इन रिलेशंस को ढंग से करना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज क्लेरिफाई ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम मी tomorrow in the tomorrow's class. Is that clear? Right? I'm winding the class now.